दोस्तों, बीजेपी ने फिर एक बार ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव जीतना बीजेपी के लिए क्यों इतना जरूरी था? क्यों 76 लाख वोटों की हेराफेरी की गई? क्यों बीजेपी शिंदे को छोड़ करके अजित पवार को तवज्जो दे रही है? उस खेल का पता अब लग चुका है। दरअसल मोदी जी, नायडू, नीतीश, शिंदे, चिराग, अनुप्रिया पटेल के सहारे केंद्र की सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता चला रहे हैं। कोई भी लाल आंखें दिखाए मोदी को सहना पड़ रहा है, नाराजगी को समझना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी 272 का आंकड़ा छू नहीं पाई और इसीलिए महाराष्ट्र जीतना जरूरी था। अब अजित पवार के जरिए पुरानी एनसीपी यानी शरद पवार वाली एनसीपी में सेंध मारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश में लगी हुई है। दरअसल अजित पवार और बीजेपी में एक बड़ी डील हुई है। शरद पवार वाली एनसीपी के 8 सांसदों को बीजेपी में शामिल कराने की जिम्मेदारी अजित दादा को दिया गया है। डील पक्की होने के बाद एक बहुत बड़ी खबर टीवी पर आती है कि अजित पवार को बेनामी संपत्ति मामले में कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ी राहत मिल गई है। अजित पवार की संपत्तियां इनकम टैक्स से मुक्त की गई हैं। दिल्ली के बेनामी ट्रिब्यूनल ने यह आदेश दिया है, सीज की गई संपत्ति को। जी हाँ, बेनामी संपत्ति मामले में जो इनकम टैक्स ईडी की मामले पर अजित पवार घेरे हुए थे, उससे उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। दरअसल अजित पवार को एनसीपी के पुरानी एनसीपी शरद पवार वाली एनसीपी के सांसदों को तोड़ने का काम सौंपा गया है। दरअसल संजय राउत ने यह दावा किया। संजय राउत उद्धव ठाकरे गुट के बहुत बड़े लीडर हैं, वो सांसद भी हैं। उन्होंने यह दावा किया कि महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट के सांसदों को 8 में से 8 सांसदों को बीजेपी के संपर्क में होने के दावे को लेकर के संजय राउत ने एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने प्रफुल्ल पटेल पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र में मंत्री बनने के लिए अजित पवार गुट के लोग ये कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। दरअसल अजित पवार के सामने गाजर लटका करके रखा गया है। अजित पवार से यह कहा गया है कि अगर आप 8 सांसदों को हमारे पाले में कर देते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी 240 से 248 सीटों पर पहुंच जाएगी, अगर आप इतना कर देते हैं तो आपके ऊपर जो केसेस है उनमें से कई केसेस को रफा दफा कर दिया गया। एक केस को तो जिस दिन ये डील पक्की हुई उसके दूसरे ही दिन जो बेनामी पैसों के मामले में ईडी जांच कर रही थी मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उसमें से अजित पवार को कहीं ना कहीं इस मामले को निपटाया गया। अब अजित पवार को ये लोभ भी दिखाया गया, ये लालच भी उनके सामने रखा गया है, गाजर लटका करके रखा गया है कि उन्हें कैबिनेट में मंत्री पद भी दिया जाएगा। आपको याद होगा अजित पवार को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, लेकिन वो उसमें खुश नहीं थे। अजित पवार ने साफ कर दिया था कि मुझे राज्य मंत्री का दर्जा नहीं चाहिए, कैबिनेट मिनिस्ट्री में एंट्री अगर एनसीपी की होती है तो बताइए। अब यहां पर अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन अजित पवार कहीं ना कहीं यहां से मूव ऑन करना चाहते हैं। अजित पवार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं उनके सामने गुब्बारा रखा गया है, लेकिन इसको फूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस हवा अजित पवार को दिया जा रहा है वो हवा 2 मिनट में उनका बीजेपी निकाल देगी। दोस्तों, अभी उनके पास जो है कई सांसद संपर्क में हैं जो शरद पवार गुट के सांसद हैं। दरअसल एनसीपी के पास बीजेपी ने ये शर्तें रखी है, अजित पवार के पास या उनकी पार्टी के तमाम दिग्गजों के पास ये शर्तें रखी गई हैं कि आपको अगर कैबिनेट मंत्री चाहिए, कैबिनेट मंत्री बनना है तो 6 सांसद उसके बदले में आपको देना होगा। आप 6 सांसद लाइए और कैबिनेट मंत्री पद लेके जाइए। प्रफुल्ल पटेल पर यह आरोप लगाया गया कि वो पुरानी एनसीपी को, अजित पवार भी पुरानी एनसीपी को तोड़ करके कम से कम 6 सांसदों को बीजेपी के पाले में, बीजेपी के खेमे में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं ताकि केंद्र मंत्री में एनसीपी की एंट्री हो जाए, कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में एनसीपी की एंट्री हो जाए। दोस्तों, बीते दिनों
बीजेपी नेता प्रवीण देरकर ने यह दावा किया था कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी के कुछ सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और वो इस्तीफा दे सकते हैं। देरकर ने कहा था कि ये जो महायुति है, यानी बीजेपी, शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी का जो गठबंधन है, इनके विधायक वहां चुने गए हैं जहां महाविकास आघाड़ी के सांसद हैं, खासकर जहां शरद पवार के सांसद हैं। अब बीजेपी के नेता के इस दावे पर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। इस दावे पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपनी रिएक्शन देते हुए, जो कि स्पोक्सपर्सन भी है, अक्सर वही बोलते हैं, उन्होंने रिएक्शन देते हुए कहा कि शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि अजित पवार की पार्टी के पास अभी सुनील तटकरे के रूप में सिर्फ एक सांसद है, मंत्री बनने के लिए 6 सांसद चाहिए, इसीलिए वो ये सारा कवायद प्रफुल्ल पटेल पर कहीं ना कहीं थोप रहे हैं। दरअसल दोस्तों, शरद पवार ने मेहनत करके सांसदों को जिताया है, ये सरकार तोड़ने में लगी हुई है। प्रफुल्ल पटेल तोड़कर मंत्री बनना चाहते हैं। शरद पवार की विचारधारा बीजेपी और आरएसएस में मेल नहीं खाती है। शरद पवार और हम लोग साथ हैं, ये साफ तौर पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के जो मेन स्पोक्सपर्सन है, सांसद हैं, संजय राउत ने कहा है। दोस्तों, ये गेम मोदी शाह सबके साथ खेलेंगे, सबके साथ। अभी शिंदे की पार्टी को तोड़ा जाएगा, उनमें से 7 सांसदों को निकाला जाएगा और इसके बाद बारी नीतीश कुमार की आएगी। जी हाँ, सामने विधानसभा का चुनाव है। बिहार में 12 सांसद लेकर के बैठे हैं नीतीश कुमार। ऐसे कैसे 12 सांसद नीतीश कुमार के पास हो सकते हैं? क्योंकि बीजेपी को 272 का आंकड़ा जुटाना है। वो बैसाखियों के सहारे 5 साल सरकार नहीं चला सकती, मोदी शाह सरकार चला नहीं सकते। इसीलिए नेक्स्ट टारगेट जो है वो बिहार है। वो नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं, चिराग पासवान के सांसद हैं। बिहार चुनाव में नतीजे आने के बाद ये तय हो जाएगा कि 12 सांसदों में से कितने नीतीश के साथ रहते हैं और कितने मोदी शाह के साथ चले जाते हैं। दरअसल दोस्तों, बीजेपी इसी तरीके से ऑपरेशन लोटस के जरिए 272 प्लस करेगी। ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि जनता, जनाधार, जनादेश बीजेपी के सपोर्ट में नहीं था। इसलिए इन कैन प्रकरण जबरदस्ती या पैसा खिला करके, डरा करके, धमका करके, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कि रेड डलवा करके तमाम नेताओं को, तमाम पार्टी को तोड़ करके सांसदों को बीजेपी अपने खेमे में लेकर के आएगी, जिसमें शरद पवार की तमाम सांसदों पर बीजेपी की नजर है, जिसके लिए अजित पवार को काम में लगाया गया। इसीलिए हर बैठक में अजित पवार साथ नजर आ रहे हैं। इसके बाद शिंदे गुट के कुछ सांसदों को भी चुना जाएगा, जिन पर ईडी, इनकम टैक्स की रेड का डर दिखा करके उन्हें उठाया जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा टारगेट जो है वो नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं, उन पर बीजेपी और शाह की नजर है और वो उन 12 सांसदों में से तमाम सांसदों को बीजेपी अपने खेमे में लेकर के आएगी, लेकर के रखेगी। आप देख लीजिएगा, बस बिहार में विधानसभा का चुनाव होने दीजिए, चुनावी नतीजे सामने आने दीजिए। वहां पर अगर बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई तो नीतीश कुमार तो खत्म होंगे ही, साथ ही साथ 12 सांसदों को भी उन्हें गंवाना पड़ेगा। यानी दोस्तों, खेल जो है पूरी तरीके से भयंकर एक्साइटमेंट मोड पर चला गया है और ये गेम कोई और नहीं, दिल्ली में बैठकर मोदी और शाह खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं बलिदान जो है, कहीं ना कहीं शहादत जो है वो नीतीश के सांसदों के होंगे और इसमें शरद पवार के सांसद भी मौजूद हो सकते हैं। शिंदे गुट के सांसदों पर भी नजर है। कुल मिलाकर के देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी पिछले आने वाले 6 से 7 महीने के भीतर 272 का आंकड़ा पार जरूर करेगी। तो दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या इसी तरीके से लोकतंत्र को हम जिंदा रख पाएंगे? मशीन और मशीनरी का इस्तेमाल करके पहले तो 240 का आंकड़ा जुटाया गया, महाराष्ट्र में 76 लाख वोटों की हेराफेरी हुई और अब जाकर के जो बची कुछ सीटें हैं जिसके चलते बीजेपी कहीं ना कहीं खिसक गई, 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, वो भी पावर के जरिए बीजेपी हासिल करने में लगी हुई है, आला कमान हासिल करने में लगे हुए हैं। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।